गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से मिनरल न्यूट्रिशन के दो सेक्शन आगे चले हैं। पहले सेक्शन में मैंने आपको इंट्रो किया था, दूसरे सेक्शन में हमने थोड़ा डिटेल और करी थी, जैसे कि हमने बेसिक आइडिया दिया क्या क्या प्रोसेस है। आज हम उस सीरीज का लास्ट वीडियो आपके सामने रख रहे हैं, यानी आज हम एक थर्ड पार्ट रखेंगे जिसमें मिनरल न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाएगा हमारा। So to complete our mineral nutrition we have one topic remaining, that is nitrogen metabolism। एक टॉपिक और बच रहा है हमारा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का। इस टॉपिक को शुरू करने में सबसे पहले हमें डिस्कस करना होगा कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। वन बाय वन हम बात करते हैं डिस्कशन की। सबसे पहले नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ऑल रिएक्शंस, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म क्या है? ऑल रिएक्शंस associated with nitrogen cycle, all reactions associated with nitrogen cycle। so nitrogen cycle से associated जितने भी reactions हैं उन सब का सम टोटल क्या कहलाएगा? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। so in series we first understood नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, ये किस तरीके का साइकिल है, क्या है, कैसे है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि नाइट्रोजन साइकिल जो है वो जो सबसे इंपॉर्टेंटली हम जानने वाली बात यहाँ पर है कि नाइट्रोजन साइकिल एक टाइप का गैसियस साइकिल है। इट इज अ टाइप ऑफ गैसियस साइकिल। गैसियस साइकिल्स वो साइकिल्स होते हैं जिनका रिजर्वायर एटमॉस्फेयर में हो। रिजर्वायर इज इन एटमॉस्फेयर। मोस्टली रिजर्वायर कहां है? एटमॉस्फेयर में है। हालांकि नाइट्रोजन कुछ तरीके से थोड़ा डिफरेंट भी है क्योंकि इसका एक थोड़ा पार्ट रिजर्वायर का सॉइल के अंदर भी है, लेकिन मेनली रिजर्वायर कहां है? एटमॉस्फेयर में। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन गैसियस साइकिल। तो हम वन बाय वन बात करते हैं। अगर आप इस नाइट्रोजन साइकिल की बात करें तो ये एक जनरल आइडिया मैंने नाइट्रोजन साइकिल का आपके सामने रख रखा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है बेटा? डाई नाइट्रोजन के। डाई नाइट्रोजन आप बेसिकली आइडिया आपको है ही, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये है डाई नाइट्रोजन। इस फॉर्म में आपको एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मिलेगी। आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 79% है, 78 to 79% अराउंड। सो लगभग 79% नाइट्रोजन अगर है तो ये 79% नाइट्रोजन किस तरीके से साइक्लाइज होती है, हम उन्हीं के कुछ इवेंट्स पर बात यहाँ पर करने वाले हैं। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर कुछ रिएक्शंस मेंशन कर रखे हैं। कर रखे हैं जिनसे आपको नाइट्रोजन साइकिल का एक आइडिया लग जाएगा बेटा। फोरमोस्ट इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पूल, जो कि डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में है। एयर में जो नाइट्रोजन है वो अगर सॉइल के अंदर आती है, अमोनिया में फिक्स होती है, तो उसके तीन पैथवेज हैं। आई हैव ड्रॉन 3 एरोज, एरो नंबर 1, 2 एंड 3। there are 3 arrows through which we can say that atmospheric nitrogen can convert it into ammonia। so we are here nitrogen cycle 4 steps। हमने कहा कि नाइट्रोजन साइकिल 4 स्टेप्स में पूरी होती है बेटा, 4 स्टेप्स। so पहला स्टेप अगर हम वन बाय वन देखें तो किस तरीके से हम समझेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज, हमने बेसिक आइडिया लिया है कि कन्वर्जन ऑफ N2 जो है वो NH3 में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। N2 into NH3। इस स्टेप का नाम होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हाट इज नेम? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक स्टेप है जिसमें आप देख रहे हैं कि N2 NH3 में कन्वर्ट हो रहा है। N2 NH3 में कन्वर्ट होना फिक्सेशन कहलाता है। इसे कुछ ऑथर एसिमिलेशन या रिडक्शन भी कह सकते हैं। ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सो N2 टू NH3 का कन्वर्जन नाइट्रोजन फिक्सेशन है। ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ किए हैं इसमें एरो नंबर 1, 2 और 3 तीनों इसी प्रोसेस में हैं। हालांकि आप एक चीज जरूर कह सकते हैं कि सर इसमें एक जगह तो डायरेक्ट नाइट्रेट में कन्वर्जन हुआ है, लेकिन मोस्टली कन्वर्जन ये है। सो अगर आप इस तरीके से देखें तो मैं यहां पर NO3 भी मेंशन कर सकता हूं। इट इज कन्वर्जन ऑफ N2 into NH3 or NO3 is known as nitrogen fixation. Come to second step. second step इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि अगर हम प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन्स की अगर हम बात करें और प्रोटीन्स से हमें वापस अमोनिया फ्री हो रहा है, प्रोटीन से हमें अमोनिया फ्री हो रहा है, तो हम इस प्रोसेस को सेकेंड स्टेप का नाम देंगे, दैट इज नोन एज अमोनिफिकेशन। दैट इज नोन एज अमोनिफिकेशन। अमोनिया का फॉर्मेशन है तो नाम अमोनिफिकेशन जनरली कहा जा सकता है। कम टू थर्ड स्टेप। इफ इन एनी केस हमने कहा कि ये जो अमोनिया है ये कन्वर्ट हो जाए NO2 में, दैट इज नाइट्राइट, एंड देन टू NO3 दैट इज नाइट्रेट, तो इस प्रोसेस को हम थर्ड स्टेप का नाम देंगे। एरो नंबर 5 and 6 वी हैव इंडिकेटेड, सो दैट इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। ये अगला स्टेप है, थर्ड स्टेप बेटा, दैट इज नाइट्रिफिकेशन। At the end we have fourth and last step as well. During this step, a fixed form, that is NO3 minus nitrate, again converted into N2, that is dinitrogen. This is known as denitrification. Let me explain you the whole cycle in detail. Atmospheric nitrogen से तीनों फॉर्म, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में हमने कहा कि अमोनिया और नाइट्रेट बना। जो अमोनिया बना सॉइल में वो भी डिफरेंट बैक्टीरिया के थ्रू कन्वर्ट हो गया नाइट्राइट और नाइट्रेट में। अल्टीमेटली वी गेट नाइट्रेट इन सॉइल। नाइट्रेट प्लांट ने अपटेक किया, थोड़े टाइम के बाद इस नाइट्रेट से वापस प्लांट ने अमोनिया बनाया। यहां पर एक स्टेप लाई करता है, दैट इज नाइट्रेट एसिमिलेशन। नाइट्रेट एसिमिलेशन कहें, रिडक्शन कहें, व्हाटएवर यू विल से, यहां पर नाइट्रेट के एसिमिलेशन का एक स्टेप और है। इस नाइट्रेट के एसिमिलेशन से प्लांट्स में बायोमास रेडी होता है। एज यू नो, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस, कि प्लांट पर ही सारे एनिमल डिपेंड हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहां पर मैंने ग्रेजिंग मेंशन कर दिया और एनिमल बायोमास बनकर के तैयार हो गया। लेकिन हर ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ स्पैन होता है, चाहे वो प्लांट हो और चाहे वो एनिमल हो, दोनों की डेथ होगी एक सर्टेन टाइम के बाद, और एक डिकेइंग बायोमास पड़ा रहेगा जो धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहेगा। जब इनका डिकम्पोजिशन होगा तो इनकी बॉडी से डिफरेंट मैटर अलग अलग हो जाएंगे और इन्हीं मैटर में से वापस अमोनिया फ्री हो जाएगा। यानी यहां पर जो हम फोर्थ पर बात कर रहे हैं वो अमोनिफिकेशन है। पहला, दूसरा, तीसरा देखें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन है। उसके बाद अगर हम सेवेंथ देखें तो डिनाइट्रिफिकेशन है। 5 और 6 देखें तो एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि नाइट्रिफिकेशन है। ऐसे समझ लीजिए इस प्रोसेस को, मतलब कि जैसे कि मैंने लिखा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब एरो नंबर 1, 2, 3। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब एरो नंबर 1, 2 and 3, 1, 2 and 3। Ammonification arrow number 4, nitrification arrow number 5 and 6, and denitrification is arrow number 7. Then what is arrow number 8? Then what is arrow number 8? Come to next discussion. Arrow number 8 is ammonia volatilization. Ammonia
volatilization. It is the process through which ammonia can lost NH3 lost as N2 directly. अगर NH3 डायरेक्टली लॉस्ट हो जाए N2 में तो ये प्रोसेस अमोनिया वोलेटिलाइजेशन कहलाती है। नेचर में इस प्रोसेस के थ्रू भी सॉइल के अंदर का कुछ नाइट्रोजन, कुछ परसेंट नाइट्रोजन एयर में या एटमॉस्फेयर में लॉस्ट होता रहता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जब इस प्रोसेस पर आगे चलेंगे तो हमें कुछ एक चीजें यहां पर समझनी है। लेट मी इलैबोरेट दिस फर्दर। In our NCERT, it has been mentioned clearly that nitrogen is highly required. Highly required. नाइट्रोजन सबसे ज्यादा चाहिए। हमने बात की थी कि सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, नाइट्रोजन इज हाईली रिक्वायर्ड एंड प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, और बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है सॉइल में। इसका मतलब है दैट नाइट्रोजन इज लिमिटिंग, नाइट्रोजन लिमिटिंग हो जाती है, सीमाकारी। आपने हिंदी में जब पढ़ा है, nitrogen is limiting for both natural and artificial. artificial से मेरा मतलब एग्रीकल्चरल फील्ड से है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नाइट्रोजन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है बेटा जो हाईली रिक्वायर्ड है, एक बात यहां मेंशन की है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट है और लिमिटिंग हो सकता है नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इन सभी में ये हम कह सकते हैं कि लिमिटिंग हो सकता है। जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक चीज यहां पर आप समझ कर रखिए, दो इवेंट बड़े जरूरी हैं जो एनसीईआरटी में आगे मेंशन है। दैट अगर हम सीक्वेंस वाइज करें, वन बाय वन सीक्वेंस वाइज करें, तो मैं आपको एलैबोरेट करता हूं एक एक प्रोसेस। आइए जरा उसको समझ लेते हैं। इनके बाद सबसे पहले तो आप समझिए नाइट्रोजन फिक्सेशन। सबसे पहले आप पहले स्टेप पर चलिए और आप बात कीजिए नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, as I have already quoted to you that it can be also termed as assimilation or reduction. एसिमिलेशन कह सकते हैं, रिडक्शन कह सकते हैं। इन प्रोसेस के थ्रू आप नाइट्रोजन के फिक्सेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन वाइज अगर बात करें तो आप जानते हैं कि N2 का NH3 में या NO3 में, मतलब कि नॉन फिक्स फॉर्म का फिक्स फॉर्म में कन्वर्जन ही नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन रिडक्शन कहलाता है। केमिकल नेचर इस प्रोसेस का रिडक्शन है, एसिमिलेशन इसीलिए नाम है, फिक्सेशन मॉडर्न टर्म है, कहते हैं हम इसे। अगर हम देखें तो इसके थ्री वेज पॉसिबल हैं बेटा, थ्री वेज पॉसिबल हैं। नेचर में तीन तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है। जो पहला रास्ता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, एटमॉस्फेरिक। द फर्स्ट इज एटमॉस्फेरिक N2 फिक्सेशन। आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, आपने टर्म सुना होगा कि चूंकि जब एक सर्टेन टाइम के बाद गरजने के साथ साथ बारिश होती है तो उस दौरान एयर में नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है। एयर में इसी नाइट्रोजन फिक्सेशन को बेटा हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में डील करेंगे। दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो समझ लीजिए लाइटनिंग और यूवी रेडिएशन। लाइटनिंग और यूवी रेडिएशन, ये दो बातें, दो ऐसे एजेंट्स हैं जिनके थ्रू ये कन्वर्जन पॉसिबल है। इन दोनों के ही प्रेजेंस में अगर आप देखें तो जो N2 है, जो नाइट्रोजन है, वो अपने ऑक्साइड्स के फॉर्म में, फिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि NO अगर देखें, इसके अलावा अगर देखें तो NO2 के फॉर्म में, इसके अलावा देखें अगर तो N2O के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। देखिए
लाइटनिंग और यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में नाइट्रोजन NO, NO2 और N2O के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये जो प्रोसेसेस हैं ये नेचर में अपने आप होती रहती हैं, दैट इज व्हाई वी हैव मेंशन्ड इन एटमॉस्फेरिक। अगर आप थोड़ा सा और इलाबोरेट करें, मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं डिटेल कर रहा हूं क्योंकि एक लाइन लिखा है एनसीईआरटी में बस। अगर हम सेकेंड पॉइंट पर चलें तो हम बात करेंगे यहां पर इंडस्ट्रियल, we will discuss industrial N2 fixation. You have already heard the term Haber process of ammonia synthesis. आपने सुना होगा जरूर Haber process of ammonia synthesis. आपने श्योरली सुना होगा Haber process of ammonia synthesis. हम उसी के कंटिन्यूएशन में बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जितनी भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं उनमें इस प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता रहता है। ये एक बात आपको जानने लायक यहाँ पर जरूर है। हम पहले और दूसरे वेज के बारे में तो आपको बता चुके हैं। विल कम टू आ थर्ड वेज थ्रू विच नाइट्रोजन कैन फिक्स इन एटमॉस्फेयर, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस्ड वे। इट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन। ध्यान रखने वाली बात यह है बेटा कि ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। आप जानते हैं कि ये थ्रू बैक्टीरिया पॉसिबल है जो कि मोनेरा से है, बिकॉज नाइट्रोजनेज इज एक्सक्लूसिव टू मोनेरा। सो आप इस बात को जरूर ध्यान रखें कि मोनेरा जो कि बैक्टीरिया को रखते हैं उन्हीं से नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस एक्चुअली हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजनेज एंजाइम या नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम्स आर नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर किंगडम दैन मोनेरा। ये मोनेरा के लिए एक्सक्लूसिव एंजाइम्स हैं। सो जब हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं तो हमने बात की कि बैक्टीरिया है। याद रहे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो दोनों तरीके से पॉसिबल है अगर हम इस चीज को वन बाय वन ध्यान रखें। तो अगर हम वन बाय वन ध्यान रखें तो हमें ये चीज एग्जैक्टली इस तरीके से पता चलेगा कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये अलग अलग फॉर्म में रह सकते हैं। ये जो बैक्टीरिया हैं ये अलग अलग फॉर्म में रह सकते हैं। सेवरल फॉर्म्स आई हैव मेंशन्ड, सेवरल फॉर्म्स, जैसे कि जो फ्री लिविंग हैं दे कैन फिक्स नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग स्टेट। फ्री लिविंग स्टेट में दो हैं, ध्यान देने वाली बात। एक है एजोटोबैक्टर, एक है बेटा एजोटोबैक्टर, ध्यान से समझिए, याद कीजिए, एजोटोबैक्टर एंड बिजेरिंकिया। एजोटोबैक्टर एंड बिजेरिंकिया आर नथिंग बट एरोबिक free living bacteria, and some other free living bacteria which can be anaerobic can also fix. Another example is rhodospirillum. अगर आप rhodospirillum की बात करें तो ये free living है but anaerobic है, free living है और anaerobic है, तो आप इसको भी ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आप मुझसे आगे का फर्दर डिस्कशन लेंगे कि कुछ बीजीए भी हैं वो भी free living है। These are bacteria. फ्री लिविंग बीजीए की बात करेंगे, देन आई विल कम टू नॉस्टॉक एंड एनाबिना। नॉस्टॉक एनाबिना, ध्यान देने वाली बात, नॉस्टॉक एनाबिना दोनों ही एरोबिक हैं और बीजीए हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं फर्दर, और सिम्बायोटिक में भी आपको कुछ एग्जांपल्स मैं जरूर लर्न कराऊंगा। ध्यान रहे कि सिम्बायोटिक ये ऑर्गेनिज्म के साथ, होस्ट के साथ, प्लांट के साथ जुड़ते हैं और उनके साथ जुड़ करके नोड्यूल बना करके नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस को सक्सेसफुल करते हैं। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की अगर बात करें तो दो बेसिक एग्जांपल हैं, राइजोबियम एंड फ्रैंकिया। राइजोबियम एंड फ्रैंकिया, आपने पढ़ा होगा कि राइजोबियम जो है वो तो विद लेग्यूम करता है, राइजोबियम इज विद लेग्यूम, while
Frankia is with non-legume. Rhizobium is with legume and Frankia is with non-legume. वो उनके साथ नोड्यूल बना करके नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं. सो हमने पहले ये पढ़ लिया कि कन्वर्जन का तरीका क्या बनता है. तो बेसिक आइडिया हमने लिया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो N2 का NH3 में कन्वर्जन है या NO3 में कन्वर्जन है, वो यहाँ पर मेंशन है. मैंने इसके 3 स्ट्रेटजीज बताई. एटमॉस्फेरिक पहला, जिसमें एटमॉस्फेयर में हो जाता है, लाइटनिंग और थंडरिंग, और आपने कहा कि यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में. फिर आपने दूसरी उसके साथ पढ़ी तो आपने कहा कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, हेबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया सिंथेसिस भी है, और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरिया हैं, फ्री लिविंग और सिंबायोटिक फॉर्म के बैक्टीरिया भी ऐसा कर सकते हैं. नाइट्रोजन फिक्सेशन को जो कोटेशन वाइज अगर आप ध्यान दें तो 2 बातें वहां मेंशन हैं जो बहुत ही जरूरी हैं, मैं अलग से आपके सामने लिख रहा हूं. एक तो पहली बात जो N2 फिक्सेशन है, N2 फिक्सेशन है, ध्यान रहे स्टार बनाकर, N2 फिक्सेशन इज anaerobic process. N2 फिक्सेशन इज anaerobic process. और दूसरी बात जो N2 फिक्सेशन है वो हाईली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, हाईली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है. आगे हम इस पर जरूर बात करेंगे कि हाईली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस भी है, ध्यान देने वाली बात, और एनारोबिक है. आप अच्छे से याद रखेंगे कि एनारोबिक कंडीशन तो लेग हीमोग्लोबिन कन्वर्ट करता है, आप वो जानते हैं, और हाईली एनर्जी रिक्वायरिंग एटीपी की सप्लाई के विद रिस्पेक्ट हम यहां पर बात करेंगे. ठीक है, वी शुड मूव टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज अमोनिफिकेशन. अगर आप अमोनिफिकेशन की बात करें तो हम दूसरे स्टेप पर बात कर रहे हैं, दैट इज अमोनिफिकेशन. आप जानते हैं कि कोई भी, चाहे एनिमल हो या प्लांट, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डाई होता है तो उसकी बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज होती है, बिकॉज डिकम्पोजेबल मटेरियल से बनी हुई है. डिकम्पोज होने के बाद अगर मैंने ऐसे करके लिखा दिस इज एनिमल और प्लांट, आफ्टर डेथ डिकेड मैटर है जो डिकम्पोज हो ही रहा है. बेटा ये जो डिकेड मैटर है जो डिकम्पोज अभी हो रहा है, अगर आप इसको देखें तो इसमें मेजर सब्सटेंस जो है वो प्रोटीन है जो सबसे देर में डिकम्पोज होना है. इस प्रोटीन से हमें अमोनिया फ्री हो जाता है, अमोनिया फ्री हो जाता है, प्लस सर्टेन ऑर्गेनिक एसिड आल्सो गेट्स फ्रीड, ऑर्गेनिक एसिड फ्री हो जाते हैं. अगर आप इस ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो ये ऑर्गेनिक एसिड हम यहां लिख दे रहे हैं यूज्ड बाय अमोनिफाइंग बैक्टीरिया. टर्म आ गया आपके पास. अमोनिफाइंग बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो अमोनिफिकेशन प्रोसेस को करते रहते हैं. अमोनिफाइंग बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. ठीक है, तो इस चीज का जरूर आप ध्यान रखें कि अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है वो इस तरीके से इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. आपको एग्जांपल अगर याद करना हो सो एक बैक्टीरिया आप जरूर एग्जांपल याद कर लें, दैट इज बैसिलस सबटिलिस. ये ऐसा बैक्टीरिया है जो एक अमोनिफाइंग बैक्टीरिया की तरह काम कर सकता है, डिकम्पोज करता रहता है मटेरियल को, उसमें से अमोनिया फ्री करता है. दिस अमोनिया इज फॉर योर इंटरेस्ट गो इनटू सॉइल पूल. यही अमोनिया है जो सॉइल पूल में आपको मिला था, और ये ऑर्गेनिक एसिड वो बैक्टीरिया खुद ही यूज कर लेता है और इस तरीके से डिकम्पोजिशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है. अमोनिफिकेशन के बाद हम तीसरे स्टेप पर चलेंगे. बेटा तीसरा स्टेप, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि वो नाइट्रिफिकेशन है. थर्ड स्टेप इज नाइट्रिफिकेशन. मैंने आपको बताया था कि नाइट्रिफिकेशन इज conversion of NH3 to NO2 and then to NO3. This is nitrite and this is nitrate. ये नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्जन की प्रोसेस को ही हम, और ये अमोनिया तो है ही, इसी को हम एग्जैक्टली यहां पर आपके सामने रख रहे हैं और नाम है नाइट्रिफिकेशन.
ये जो नाइट्रिफिकेशन है ये 2 स्टेप की प्रोसेस है, ध्यान दीजिए, इट इज 2 स्टेप प्रोसेस, ये 2 स्टेप की प्रोसेस है। अगर आप पहला स्टेप देखें तो जो 2 NH3 के मॉलिक्यूल आपको वहां पर फ्री मिले थे, अगर इन 2 NH3 के मॉलिक्यूल में आपने 3O2 जोड़ दिया, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जोड़ दिए, तो आप देखेंगे ये 2NO2 माइनस यानी नाइट्राइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 2 प्रोटॉन फ्री करेगा प्लस 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्री होंगे। दिस इज द रिएक्शन, प्लस यहां पर थोड़ी एनर्जी फ्री होगी, ये आपको रिकॉल रखना है। इन सेकेंड स्टेप व्हाट यू विल गेट, 2NO2 अगर आप वहां से लेकर आते हैं और फिर बाद में इसको O2 के साथ जोड़ देते हैं, सो देन इट कन्वर्टेड इनटू 2NO3 माइनस प्लस थोड़ी एनर्जी यहां पर जरूर फ्री होगी बॉन्ड रीअरेंजमेंट के हिसाब से। अगर देखें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात और यहां ध्यान देने वाली डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सो वो क्या है, यहां पर आपको जो बैक्टीरिया मिलेगा दैट इज नाइट्रोसोमोनास। यहां पर जो बैक्टीरिया है वो कौन है, नाइट्रोसोमोनास, और यहां पर है नाइट्रोकोकस। ये 2 बैक्टीरिया पहला प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, एंड देयर आर 2 बैक्टीरिया टू कंप्लीट सेकेंड प्रोसेस, दैट इज नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टस। देखो बच्चों ध्यान से, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टस। ओके, तो इन चीजों को जरा याद रखेंगे। ये वो बैक्टीरिया हैं जो एनसीईआरटी में यहां पर एक कंटेंट मेंशन है कि ये जो आपने एनर्जी देखा, दोनों फॉर्म एनर्जी के, ये बैक्टीरिया दोनों ही सभी बैक्टीरिया यूज करते रहते हैं। यहां मैंने लिख दिया है यूटिलाइज्ड बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, utilized by nitrifying bacteria as they are chemoautotroph। chemoautotroph, आपको ये टर्म जरूर मिला होगा। chemoautotroph ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सनलाइट का एनर्जी यूटिलाइज नहीं करते हैं, बल्कि बॉन्ड्स की एनर्जी को तोड़कर उसी एनर्जी से अपने फूड की सिंथेसिस को ड्राइव करते हैं। सो as these nitrifying bacteria are chemoautotroph, they utilize these energy for synthesis of their own food. Come to next and last step, and that is denitrification. Come to last step, that is denitrification. आपको हम 4th स्टेप की बात कर रहे थे, दैट डीनाइट्रिफिकेशन इंक्लूड्स कन्वर्जन ऑफ NO3 into N2 अगेन। NO3 माइनस को N2 में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है, डीनाइट्रिफिकेशन नाम है। आप इस प्रोसेस में जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस प्रोसेस का एक सिंपल वे है, जैसे कि अगर ये NO3 है, थोड़े टाइम के बाद ये NO2 बन जाएगा, थोड़े टाइम के बाद अगर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये 2NO बन जाएगा, विच कैन रिटन एज N2O2। थोड़े टाइम के बाद ये N2O बन जाएगा, फिर ये वापस N2 बन जाएगा और एनवायरमेंट में लॉस्ट हो जाएगा। इन सभी जगहों पर अगर आप देखें तो जैसे NO3 से NO2 बना है, तो आप यहां पर देख पाएंगे कि हाफ O2 लूज किया है। यहां पर भी NO2 से 2NO बना है। 2 मॉलिक्यूल की अगर आप बात करें तो डायरेक्ट आप O2 यहां पर लूज कराने की बात करें। ऐसे ही 2 मॉलिक्यूल NO2 के बने तो आप देखेंगे कि यहां पर भी O2 लूज हुआ है, लेकिन यहां 2NO से N2O बनते समय केवल हाफ O2 ही लूज होता है, और यहां पर भी हाफ O2 के लूज होते ही ये वापस N2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी एक फिक्स फॉर्म, डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब समझिए, एक फिक्स फॉर्म एक फ्री फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, डीनाइट्रिफिकेशन। हमने बैक्टीरिया का नाम बताया था
एक बार फिर से याद कर लीजिए, स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, और उसके साथ एक बैक्टीरिया और भी है, दैट इज थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। ये दोनों ही बैक्टीरिया ऐसे हैं जो इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं। मींस दीज बैक्टीरिया, ध्यान रहे, दीज बैक्टीरिया लॉस्ट सॉइल फर्टिलिटी। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को लूज करते हैं, सो दे कैन बी टर्म्ड एज हार्मफुल बैक्टीरिया। आप इन्हें जरूर ध्यान रखेंगे। इन स्टेप्स के समझने के बाद हम एक मेजर पोर्शन इसमें समझ चुके हैं और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग कि अब हम नोड्यूल फॉर्मेशन पर यानी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को एक बार और डिटेल में समझेंगे। सो मैंने यहां पर हेडिंग डाल दी है आपके लिए, मैकेनिज्म ऑफ नोड्यूल फॉर्मेशन। मैकेनिज्म ऑफ नोड्यूल फॉर्मेशन। देखिए जरा ध्यान से क्या चीज है ये बेटा। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें नोड्यूल फॉर्मेशन की, तो ये एक वेल एक्सप्लेन्ड कॉन्टेक्स्ट है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या है नोड्यूल फॉर्मेशन की मैकेनिज्म, वो मैं वन बाय वन आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो जो जानने लायक बात है वो ये है कि प्लांट रिलीज एलिलोकेमिकल्स प्लांट जो है वो एलिलोकेमिकल्स रिलीज करते हैं टू अट्रैक्ट बैक्टीरिया। जो उनके नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए प्लांट एलिलोकेमिकल्स रिलीज करते हैं। ये वही सब्सटेंस है, इसका एग्जांपल अगर देखें एलिलोकेमिकल्स का तो कैडरिल्स बोलते हैं, रिकेडेसिन बोलते हैं, आप उन्हें समझ सकते हैं, रिकेडेसेंस। ये कुछ ऐसे एलिलोकेमिकल्स हैं जो प्लांट रिलीज करते हैं बैक्टीरिया को अपने पास बुलाने के लिए। बैक्टीरिया रीचेस टू प्लांट, हमने लिख दिया बैक्टीरिया collected near root hair। बैक्टीरिया कलेक्टेड नियर रूट हेयर। अब क्या होता है कि बैक्टीरिया कलेक्ट होता है रूट हेयर के पास। ये एक तरीके का केमिकल डायलॉग है दोनों के बीच, प्लांट के रूट हेयर के बीच और बैक्टीरिया के बीच एक बहुत ही हाई क्वालिटी का केमिकल डायलॉग है, हम उस पर बात कर रहे हैं। दैट बैक्टीरिया रिलीज नॉड फैक्टर। बैक्टीरिया स्पेशल टाइप के प्रोटीन को रिलीज करता है, दैट प्रोटीन इज नोन एज नॉड फैक्टर। ये नॉड फैक्टर प्लांट के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। सो मैंने यहां पर लिखा प्लांट आइडेंटिफाई नॉड फैक्टर। ये जो प्लांट है ये नॉड फैक्टर को आइडेंटिफाई कर लेता है एंड कर्लिंग ऑफ रूट हेयर। ये जो रूट हेयर है इसकी कर्लिंग हो जाती है, इसका रूट हेयर मुड़ जाता है। जैसे ही कर्लिंग ऑफ रूट हेयर होती है बेटा, तुरंत ही बैक्टीरिया एंटर इनटू रूट हेयर एंड फॉर्म इन्फेक्शन थ्रेड। और क्या बनाता है? इन्फेक्शन थ्रेड। ऐसा कॉन्सेप्ट है कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन थ्रेड बनाने के दौरान, ध्यान से समझिएगा, बैक्टीरिया इन्फेक्शन थ्रेड बनाने के दौरान गोल्जी वॉक्यूल से होते हुए अंदर जाते हैं। गोल्जी के वॉक्यूल्स होते हैं, उनके थ्रू अंदर चले जाते हैं। प्लांट्स में गोल्जी के लिए डिक्टियोसोम नाम है, कहीं पर अगर डिक्टियोसोम वॉक्यूल लिखा है डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वो गोल्जी ही है। बैक्टीरिया उनके थ्रू अंदर चले जाते हैं और इन्फेक्शन थ्रेड बनाते हैं। बेसिक आइडिया आगे बढ़ा रहा हूं। बैक्टीरिया रीचेस टू पेरिसाइकल। बैक्टीरिया आगे बढ़ बढ़कर पेरिसाइकल तक पहुंच जाते हैं। जब बैक्टीरिया आगे बढ़कर पेरिसाइकल तक पहुंचते हैं तो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया
स्टॉप्स इट्स डिवीजन, बैक्टीरिया अपना डिवीजन खुद का रोक लेते हैं। बैक्टीरिया स्टॉप्स इट्स डिवीजन एंड becomes बैक्टीरॉइड। और क्या बन जाएंगे बेटा? बैक्टीरॉइड बन जाएंगे ये सारे बैक्टीरिया। बैक्टीरॉइड आर स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच डू नॉट डिवाइड एट ऑल। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर पहुंचते ही पेरिसाइकिल डिवाइड करना शुरू कर देता है। हमने कहा पेरिसाइकिल एंड cortical cell divide rapidly ये जो बैक्टीरिया और पेरिसाइकिल और कॉर्टिकल सेल जब रैपिडली डिवाइड करने लगती हैं तो इसकी वजह से रूट नोड्यूल फॉर्म। और ये रूट नोड्यूल बनते ही जो सबसे पहला काम करेगा वो करेगा कि वस्कुलर स्ट्रैंड से, जाइलम और फ्लोएम से अपना कांटेक्ट एस्टेब्लिश करेगा। establishing contact with vascular strand। ये बैक्टीरिया वस्कुलर स्ट्रैंड से अपना कांटेक्ट एस्टेब्लिश करेगा। दिस इज होल प्रोसेस ऑफ रूट नोड्यूल फॉर्मेशन। कम टू दिस फर्स्ट, लेट मी एलैबोरेट वंस मोर। प्लांट रिलीजेस एल्लोकेमिकल्स टू अट्रैक्ट बैक्टीरिया। प्लांट ने एल्लोकेमिकल रिलीज किए और बैक्टीरिया को अपने पास बुलाया। बैक्टीरिया कलेक्टेड नियर रूट हेयर। बैक्टीरिया रूट हेयर के पास आकर कलेक्ट हुए और बैक्टीरिया ने अपना नॉड फैक्टर रिलीज किया। प्लांट ने उस नॉट फैक्टर को आइडेंटिफाई किया और जैसे ही उसे लगा कि वो फेवरेबल बैक्टीरिया है, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर अकर्स। जब रूट हेयर की कर्लिंग होती है तो उस दौरान अपर पोर्शन ऑफ रूट हेयर गेट्स थिन, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की एंट्री इजी हो जाती है। बैक्टीरिया एंटर इनटू रूट हेयर एंड इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म्ड। बैक्टीरिया रीचेस टू पेरिसाइकिल, अपना डिवीजन स्टॉप कर लेता है और बैक्टीरॉइड कहलाने लगता है। फिलामेंटस स्ट्रक्चर है ये। पेरिसाइकिल और कॉर्टिकल सेल डिवाइड करने लगती हैं रैपिडली और रूट नोड्यूल बन जाता है। रूट नोड्यूल बनते ही बाद में वो वस्कुलर स्ट्रैंड से अपना कांटेक्ट एस्टेब्लिश करता है और ये प्रोसेस आपके सामने वन बाय वन रूट हेयर फॉर्मेशन की जरूर रहनी चाहिए। और कुछ चीजें मैं समराइज कर देता हूं। ये प्रोसेस इन डिटेल है जिसमें और ज्यादा जरूरत तो नहीं है, इतनी बातें आपको इन सीक्वेंस जरूर क्लियर होनी चाहिए। नाइट्रोजिनेज एंड लेग हेमोग्लोबिन, ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट यहां पर कॉम्प्लेक्सेस हैं। नाइट्रोजिनेज इज MOFE प्रोटीन, मोलिब्डेनम और आयरन से एक एक्टिवेट होने वाला प्रोटीन है, एंजाइम है। और ये जो लेग हेमोग्लोबिन है ये पिंक पिगमेंट, एक पिंक पिगमेंट है कॉल्ड एज O2 स्कैवेंजर पिगमेंट। ये रिस्पॉन्सिबल है टू क्रिएट एनारोबिक रिक्वायरमेंट। अगर हम बात करें तो एनारोबिक एनवायरनमेंट जो है ये यही क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आने वाले सभी ऑक्सीजन को भी तोड़कर और वहां से खत्म करता है। इसी के साथ और एक बात ध्यान रखने वाली है, NH3 इज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, पहला स्थायी उत्पाद है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ N2 मेटाबॉलिज्म। पूरी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें जो पहला प्रोडक्ट है वो कौन है? अमोनिया है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज अमोनिया। लेट मी राइट टोटल रिएक्शन फॉर यू। सी, if I say that nitrogen plus 8 electron plus 8 proton
plus 16 ATP. As I have said, high energy consuming process, 16 ATP. It will convert it into 2NH3 plus 2NH3 के बाद 2 हाइड्रोजन प्लस 16 ADP plus 16 inorganic phosphate gets freed into environment. ये बातें ध्यान देने वाली हैं. So there is a question asked several times. One ammonia, 1 NH3 require 8 ATP. एक अमोनिया बनाने के लिए कितने एटीपी रिक्वायर्ड है बेटा? 8 एटीपी रिक्वायर्ड हैं. 2 के लिए 16 हमने मेंशन किए हुए हैं. तो ये चीज जरूर आप यहां पर दिमाग में रखेंगे. आगे बढ़ते हैं. जब आप ये दो बातें समझ लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक ये है कि ये जो अमोनिया बनता है इसका प्लांट करेगा क्या फर्दर. इसका प्लांट फर्दर क्या करेगा. नाइट्रोजन फिक्सेशन को समझाने के लिए और इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए जो अगली चीज है वो है फेट ऑफ अमोनिया. फेट ऑफ अमोनिया. ये जो अमोनिया बना, आप देख रहे थे अमोनिया बना, अमोनिया का फर्दर फेट क्या होगा, इसी पर हम अपना अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट डिस्कस करने चल रहे हैं. फेट ऑफ अमोनिया की बात करें अगर, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये जो अमोनिया है ये कन्वर्ट होकर बन जाता है अमोनियम NH4+. ये प्रोसेस प्रोटोनेशन है. ये प्रोसेस क्या है? प्रोटोनेशन है. प्रोटॉन का एडिशन है. और ये एक्चुअल में अगर देखें प्रोटोनेशन का प्रोसेस अगर देखें तो ये बॉडी पीएच पे अपने आप हो जाएगा. फिजियोलॉजिकल पीएच जिसे कहते हैं ये बॉडी पीएच पे ऑटोमेटिकली हो जाता है. लेकिन इस अमोनियम की प्रॉब्लम ये है कि अमोनिया तो था, ये वोलेटाइल था, इसको भी प्लांट ट्रैप करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी. लेकिन ये जो अमोनियम है ये टॉक्सिक है. इसको प्लांट ज्यादा टाइम तक अगर रखेगा तो मे कॉज नेक्रोसिस. मे कॉज नेक्रोसिस. ये चाहे तो प्लांट के टिश्यू की नेक्रोसिस कॉज कर सकता है. तो अब इसको मैनेज करने के लिए हमने कहा कि 2 ways to manage NH4+. पहला reductive amination. The first way is reductive amination. आइए हम समझते हैं इस बात को, reductive amination क्या है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए. रिडक्टिव एमिनेशन का मतलब है आपने C4 पैथवे में एक ऑर्गेनिक एसिड पढ़ा था, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड. याद होगा क्रेब्स साइकिल में आपने इसे पढ़ा है. अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में अगर हम NH4+ जोड़ दें तो हम थोड़ी देर बाद ये देखेंगे, थोड़ी देर बाद ही ये देखेंगे कि अल्फा KGA जो है ये कन्वर्ट हो जाता है वापस ग्लूटामेट में. ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामेट में. प्लस अभी पहले आगे की चीज भी समझ लीजिए. यहाँ इस प्रोसेस को ड्राइव करने के लिए बेटा अगर आप देखें तो एक NADPH की रिक्वायरमेंट होती है. एक NADPH की रिक्वायरमेंट यहाँ से हमें जरूर देनी पड़ेगी सो दैट यहाँ पर NADP+ फ्री हो जाए या NADP फ्री हो जाए. जैसे ही आप यहाँ पर अगर इसकी बात करेंगे तो आप कहेंगे कि ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज इज एंजाइम. आप यहाँ पर क्या बताएंगे कि ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम का नाम है जो इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है. NADPH है, अल्फा KG एक ऑर्गेनिक एसिड है और ये ग्लूटामेट फर्स्ट अमीनो एसिड है, पहला अमीनो एसिड जो इस पैथवे के दौरान फॉर्म होता है. जो ये प्रोसेस है जिसमें अल्फा KG NH4+ के साथ जुड़कर ये करता है. तो आप जानते हैं कि ये जो NH4+ है ये अमीनो डोनर है. दिस इज अमीनो डोनर एंड अल्फा KGA इज नथिंग बट अमीनो एक्सेप्टर. अमीनो डोनर और अमीनो एक्सेप्टर का ये कमाल है, एक ने डोनेट किया और दूसरे ने रिसीव कर लिया और ये प्रोसेस आपको अमीनो एसिड के फॉर्म में बन करके यहाँ आ चुकी है.
आगे बढ़िए, इसका मैं दूसरा वे आपको समझाता हूं। रिडक्टिव एमिनेशन के बाद, रिडक्टिव एमिनेशन के बाद जो इसमें लास्ट पॉइंट है वो है ट्रांस एमिनेशन। सेकेंड पॉइंट पर क्या होगा, ये ट्रांस एमिनेशन होगा बेटा। यानी ध्यान से समझिए कि जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ग्लूटामेट, हमने पढ़ा ग्लूटामेट। इस ग्लूटामेट को अगर आप OAA, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, यू हैव हर्ड दिस, अगर आप ग्लूटामेट को OAA के साथ ट्रीट करा दें तो ग्लूटामेट एक्ट्स एज अमीनो डोनर, ग्लूटामेट एक्ट्स एज अमीनो डोनर एंड OAA इज अमीनो एक्सेप्टर। यहां पर जैसे ही ऐसा होगा, थोड़ी देर में आप देखेंगे ग्लूटामेट अगेन कन्वर्टेड इनटू अल्फा KGA आफ्टर लूजिंग इट्स अमीनो ग्रुप एंड OAA कन्वर्टेड इनटू aspartic acid. This is second amino acid in this category. इस प्रोसेस में आप ध्यान रखें कि बाय एंजाइम ट्रांसएमिनेज, यहां पर जो एंजाइम है वो ट्रांसएमिनेज है जो अमीनो ग्रुप को उठाकर एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड पर ट्रांसफर करता रहता है। इस तरीके से करते करते लगभग 17 अमीनो एसिड, अराउंड 17 amino acids can be formed through transamination, through transamination। चैप्टर के सबसे एंड में दो बातें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले तो एमाइड क्या है और दूसरा यूरिड्स क्या है। ध्यान दीजिए, एमाइड क्या है और यूरिड्स क्या है। एमाइड तो वो चीजें हैं जैसे कि अगर मान लीजिए कोई एक अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है प्लस आप इसमें जबरदस्ती एक और अमीनो ग्रुप जोड़ दें, एक्स्ट्रा NH3, तो ये बन जाएगा एमाइड, ये बन जाएगा एमाइड। और यूरिड्स क्या है, दीज आर डिग्रेडेड यूरिया, दीज आर डिग्रेडेड यूरिया, यानी एक्सेस नाइट्रोजन इसके साथ आ गई तो हमने ये कह दिया कि एक्सेस नाइट्रोजन इसमें भी आ गई है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है यूरिड्स का वो सोयाबीन है, आपको याद रहेगा, सोयाबीन एग्जांपल है यूरिड्स का। ये जो एमाइड और यूरिड्स हैं, इनके अंदर अगर हम देखें तो जनरली कहते हैं कि हाई N2 कार्बन रेशियो, नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो काफी ज्यादा होता है इन प्लांट्स का, इन कंपाउंड्स का, और ये अलग अलग जगहों पर वहां बने होते हैं। ये ध्यान रहे, एक कंफ्यूजन है जनरली, हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल फ्लोएम के वाया ट्रांसपोर्ट होता है और इनऑर्गेनिक मटेरियल जाइलम के वाया, लेकिन ध्यान रहे कि बोथ एमाइड्स एंड यूरिड्स transported via xylem vessels, ये दोनों transported via xylem vessels as content of amino acid is less than nitrogen, less than nitrogen। जो कंटेंट है अमीनो एसिड का वो नाइट्रोजन से कम है, तो ऑर्गेनिक कम है, इनऑर्गेनिक पार्ट ज्यादा है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि जाइलम वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। सो दिस इज द डिस्कशन रिलेटेड टू मिनरल न्यूट्रिशन। चैप्टर यहां पर कंप्लीट हो जाता है। ये बातें आप अगर यूटिलाइज कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल रख पाते हैं, तो यहीं से ये चीज आगे फर्दर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर दिस चैप्टर। थैंक यू।